बात करें माइनस आई इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट वाले अगर ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उससे फिनोल की एसिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी भी चर्चा करते हैं। तो अपन ऐसे ग्रुप लेते हैं जो माइनस आई या माइनस आर इफेक्ट वाले हो। तो सबसे पहले मैं बात करूं फिनोल ही लेता हूं, ये तो मैंने लिया फिनोल, इस पे कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा हुआ है। दूसरा कंपाउंड में लेता हूं इस प्रकार से, ये मैंने कंपाउंड लिया OH और इसकी ऑर्थो पे Cl ग्रुप जोड़ देता हूं। Cl ग्रुप का लगता है माइनस आई प्रेरणिक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह। ठीक है, एक बार ऑर्थो पे जोड़ दिया मैंने, एक बार जोड़ देता हूं मेटा पे और एक बार जोड़ देता हूं पैरा स्थिति पे, OH और Cl। तो फिनोल, ऑर्थोक्लोरोफिनोल, मेटाक्लोरोफिनोल, पैराक्लोरोफिनोल, 4 कंपाउंड हो गए। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, टोटल 4 कंपाउंड। अब इनकी एसिडिटी की बात करें तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इसका मतलब इसका लगेगा माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ये भी माइनस आई, इधर भी माइनस आई। और अपन जानते हैं कि माइनस आई जो इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, आई इफेक्ट क्या है, आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, दूरी पर निर्भर करता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, दूरी पर निर्भर करता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। हाँ, एक चीज हो, अब क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन जो है तो अपन ये कह रहे हैं कि ये माइनस आई रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दे भी तो सकता है ये, तो इसका प्लस आर इफेक्ट। लेकिन माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट होता है प्लस आर। इन हैलाइड्स, हैलोजेंस में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है प्लस आर इफेक्ट की तुलना में, इसलिए अपन इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट से ही इसकी कंपैरिजन करेंगे। अब जो जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन मतलब किससे इलेक्ट्रॉन लेगी, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगी तो यहाँ से प्रोटॉन आसानी से मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा हुआ, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और सबसे कम एस्ट हो गया। तो ये एसिडिटी ऑर्डर हो गया, एसिडिटी ऑर्डर। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट का एसिडिटी पर प्रभाव फिनोल की एसिडिटी पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल। फिनोल की एसिडिटी पर सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल। फिनोल की एसिडिटी पर सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है। और अपन ये भी पढ़ा कि अगर माइनस आई या माइनस आर प्रभाव वाले ग्रुप जुड़े हुए, माइनस आई माइनस आर, तो एसिडिटी को क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। और प्लस आई प्लस आर प्रभाव वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इससे एसिडिटी डिक्रीज होती है, घटाते हैं, कम कर देते हैं। ये बात अपन ने पूरे वीडियो में पढ़ी। अब अपन कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं जिनका आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि फिनोल की जो एसिडिटी है उसका नाइट्रोसमूह के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अपन लिखते हैं ये फिनोल है, बेंजीन बोलने पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक बार ऐसे जुड़ा हुआ है OH NO2, ये फिनोल
दिए हुए हैं और अपन को एग्जाम में पूछे कि इनकी एसिडिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, या एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए इनको, या फिर इनकी किसकी अम्लता ज्यादा होगी, किसकी एसिडिटी कम होगी। तो ये सब बातें अपन अध्ययन करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। ये फिनोल, इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा हुआ है तो इसको तो अलग कर दो। अब बच गए 3 कंपाउंड, इन तीनों कंपाउंड में सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है NO2, और अपन जानते हैं NO2 समूह का -I - R इफेक्ट होता है। NO2 समूह कौन से इफेक्ट होता है? -I - R इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। मेटा स्थिति पे तो मेटा पे -I, पैरा पे तो -I - R प्रभाव होगा। ठीक है, अपन जानते हैं कि -R रेजोनेंस जो इफेक्ट है, -R प्रभाव है, वो केवल कहां लगता है? ऑर्थो और प्लस R का। इसका इफेक्ट कहां होगा? ऑर्थो और पैरा पे काम होता है। प्लस R इफेक्ट मेटा पर नहीं लगता है। तो OH के का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा का है ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पर नहीं है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मेटा पर केवल NO2 समूह का क्या लगेगा? -I इफेक्ट लगेगा। अब अपन एसिडिटी की कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये, जिसमें अपन को ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इस सेकंड कंपाउंड की मैं बात करूं, यह है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और इस ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग पाई जाती है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस प्रकार से ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे होती है? इस प्रकार से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स होता है, दुर्बल अंतराणिक आकर्षण, दुर्बल स्थिर विद्युत, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो अलग अलग विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के मध्य पाया जाने वाला दुर्बल स्थिर विद्युत आकर्षण बल को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य दुर्बल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इससे इनके मध्य एक वलयनुमा संरचना बन जाती है बीच में। ये वलयनुमा संरचना, जिसको किलेट रिंग कहते हैं। इस वलयनुमा संरचना को क्या कहते हैं? किलेट रिंग। तो ये किलेटिंग कंपाउंड है, मतलब किलेट वलय बना देता है, किलेट रिंग बना देता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध के द्वारा किलेट वलय का निर्माण कर देता है। क्लियर? जिसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। एक ही इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग कहते हैं इसको, इंट्रा। अब बात करें पैरा नाइट्रोफिनोल, ध्यान देना, वेरी इंटरेस्टिंग। पैरा नाइट्रोफिनोल में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है। कैसे होती है? ध्यान देना। जैसे मान लो मैंने ये लिखा पैरा नाइट्रोफिनोल, ये पैरा है, इधर OH, इधर N डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड N O, दूसरा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इस प्रकार से क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर जुड़ जाता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड N O, बेंजीन OH। तो इस प्रकार से इसमें इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है, और इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग के कारण अणु का संगुणन ज्यादा होगा, अणु ज्यादा जुड़ेंगे। अणु ज्यादा जुड़ेंगे तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को ये हाइड्रोजन भी कुछ अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो ये एसिडिटी को बढ़ा देगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिर इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल और सबसे कम एसिडिक फिनॉल हो जाएगा। तो इन चारों कंपाउंड्स की एसिडिक नेचर की अपन तुलना करें तो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा वो हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्यों होगा? क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध होता है, इसमें होता है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग इंटर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ लिखे चारों की, एसिडिटी के क्रम में लिखे इनको, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल और फिर फिनॉल। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा इनका कि सबसे ज्यादा पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, फिर फिनॉल। क्लियर? तो ये इस प्रकार एक एक्सेप्शनल केस है जिसको तुमको ध्यान में रखना है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते रहते हैं कि इनको एसिडिक स्ट्रेंथ की क्रम में लिखिए। तो ये तो बात हुई अपनी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब अपन बात करें कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों में से ज्यादा अम्लीय कौन सा होता है? फिनॉल होता है या कार्बोक्सिलिक? तो ये अपन जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो फिनॉल की तुलना में ज्यादा प्रबल अम्लीय होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होता है, ये आपको पता है। तो अपन कंपैरिजन करें एसिडिटी of phenol and carboxylic acid। एसिडिटी, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड अपन जानते हैं RCOOH, फिनॉल C6H5OH। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही H+ आयन मुक्त करेगा RCO-, फिनॉल जैसे ही H+ आयन मुक्त करेगा फिनोक्साइड आयन बनाएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? इसमें भी रेजोनेंस होता है और फिनॉल में भी रेजोनेंस होता है। अब ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों हुआ? देखो ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन ऐसे लिखें C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऐसा कंपाउंड है। यहां लिखता हूं मैं एल्किल समूह R। फिर इससे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो R C ऑक्सीजन पे माइनस डबल बॉन्ड O। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनेगी? इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है, तुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं जो बाकी अनुनादी संरचनाओं से ज्यादा स्थायी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्या बनेगी? इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक, जबकि इससे इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनती है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा अम्लीय होता है। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कार्बोक्सिलिक एसिड है यह सोडियम बाइकार्बोनेट को विघटित कर देता है, इसको तोड़ करके, और CO2 गैस मुक्त हो जाती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कर देता है? विघटित कर देता है, इसको तोड़ देता है, इसमें CO2 के अंदर। तो ध्यान देना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपन सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देंगे इसमें NaCl, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट को विघटित कर देगा, इसको
तोड़ देगा और इससे CO2 गैस मुक्त होगी। जबकि अपन फिनोल लेते हैं और इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाएं तो इसका विघटन नहीं कर पाता है। इसकी सहायता से अपन फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को विभेदित करते हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि फिनोल कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है? सोडियम बाइकार्बोनेट की सहायता से। सोडियम बाइकार्बोनेट को कार्बोक्सिलिक अम्ल विघटित कर देगा, जबकि फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल को विघटित नहीं कर पाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।